हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं का गणित विषय का बेसलाइन टेस्ट पेपर। ठीक है, गणित विषय का बेसलाइन टेस्ट पेपर। और स्कूल शुरू होते से ही सबसे पहले आपका यह बेसलाइन टेस्ट होगा और यह इस साल का अभी है 1 अप्रैल 2026 से आपकी जो स्कूल शुरू हो रही है उसमें सबसे पहले यह बेसलाइन टेस्ट होगा। और उसके बाद आपको ब्रिज कोर्स पढ़ाया जाएगा एमपी बोर्ड में, और ब्रिज कोर्स की भी पूरी तैयारी हम चैनल पर करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज यह बेसलाइन टेस्ट पेपर देख लेंगे और इसी प्रकार का टेस्ट पेपर आपको स्कूल में मिलने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ कक्षा लिखनी है, तो कक्षा आ जाएगी 9वीं। उसके बाद दिनांक लिखना, जिस भी दिनांक को आप यह टेस्ट दोगे वो वाली, विषय गणित है ही सही। नाम यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ स्कूल का नाम लिखना, और यहाँ पर आपको लड़का या लड़की जो भी उस पर आपको टिक लगाना है। और इसके बाद हम आगे देखते हैं। यहाँ पर जो ध्यान देने योग्य बातें दे रखी वह भी हम पढ़ लेंगे। कृपया प्रश्नों के साथ में दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़े। यह परीक्षा नहीं, विद्यार्थी सहजता से हल करे। और प्रश्नों को हल करने की समयावधि 90 मिनट है। तो 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे का समय इसको हल करने के लिए दे रखा है, तो आप आसानी से हल कर सकते हो। तो यहाँ जो प्रश्न नंबर पहला है, खाली बॉक्स में सही संख्या लिखे। तो यहाँ पे दे रखा 36 गुणा 15 बराबर है, खाली बॉक्स दे रखा, हमें इनका गुणा करके यहाँ लिखना है। तो कर देते हैं 36 में 15 का गुणा, तो हम यहाँ गुणा करके भी देख लेंगे। 36 गुणा 15, तो 15 का पहाड़ा बोल देंगे, 15 छंग 90 होता है, 90 की जीरो। हासिल का आया है 9, और 15 का गुणा 3 में करेंगे तो 15 तिया 45, और 9 45 और 9 हो जाएंगे 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54। तो यहाँ हो जाएंगे 54, मतलब 540 उत्तर आए हैं इसके। तो यहाँ पर ये लिखा जाएगा, यहाँ पर 540 आपको लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर पहला हल हो गया हमारा। अब देख लेंगे प्रश्न नंबर दूसरा। दिए गए प्रश्नों को हल करके बॉक्स में लिखे। तो यहाँ प्रश्न दे रखा है, उसे हल करना है और बॉक्स में लिखना है। ठीक है, यहाँ 540 आए थे। 739 भागित 18 में भागफल और शेषफल लिखना है। तो 739 में 18 का भाग लगाना है, तो हम यहाँ लगा देते हैं क्योंकि यहाँ जगह है। आपको इसे रफ पेज में लगा सकते हो। तो 739 में 18 का भाग लगाएंगे, तो 18 का पहाड़ा बोलेंगे, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72। तो 4 बार बोलेंगे तो 18 चौक 72 हो जाते हैं। अब ये घटा देंगे, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 7 में से 7 गया तो 0 बचा। अब ऊपर से उतार लेंगे 9। अब 18 का पहाड़ा हम एक बार बोल देंगे तो 18 एकम 18 हो जाएंगे। ये घटाएंगे तो 9 में से 8 गए तो 1 बचा यहाँ पर, और यहाँ 0। तो भागफल आ गया 41। यहाँ जो आता है वो भागफल होता है, तो भागफल है ये 41। और शेषफल मतलब शेष कितना बचा, तो शेष 1 बचा है। तो हमें पता चल गया है कि भागफल जो है वो 41 है और शेषफल 1 है। तो यहाँ हमें लिखना है 41 और यहाँ लिखा जाएगा 1। तो इसको फिर से देख लेंगे। ठीक है, फिर से हम इसको हटा के यहाँ पर करके देख ले। तो भागफल आया हमारे पास 41 और शेषफल आया है 1। तो यह उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 दोनों ही हल हो चुके हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर तीसरा। एक समबाहु त्रिभुज के आकार के भूखंड की एक भुजा की लंबाई 11 मीटर है, तो भूखंड की परिमाप है। तो यहाँ समझो कि कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के आकार का भूखंड है। भूखंड मतलब जो जगह है वो इस आकार की है, समबाहु त्रिभुज के आकार की। तो समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। मतलब इसमें एक भुजा की लंबाई दे रखी 11 मीटर, मतलब ये भुजा मान लो 11 मीटर है, तो ये तो समबाहु त्रिभुज है, और इसकी ये भुजा भी और ये भुजा भी 11 मीटर की और ये भी 11 मीटर की होगी। अब हमें उसका परिमाप निकालना, तो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, क्योंकि इसमें 3 ही भुजाएं होती, तो तीनों भुजाओं का योग। तो 11 और 11 22 और 11 33। तो यहाँ पे उसका उत्तर आ जाएगा 33। तो एक समबाहु त्रिभुज के आकार के भूखंड की एक भुजा की लंबाई 11 मीटर है, तो भूखंड की परिमाप निकालनी, तो परिमाप हो जाएगी 33 मीटर। इसके बाद हम अगला प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर चौथा। खाली बॉक्स में सही उत्तर लिखे। तो यहाँ दे रखा है 1/7 धन 9/7। तो जब इनको
निकालते तो दोनों के नीचे हर समान है तो हर यहाँ लिख देंगे और ऊपर ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी, मतलब 1 धन 9। तो 9 और 1 हो गए 10/7। तो यहाँ आ जाएगा 10/7। ठीक है, 10/7 यहाँ आएगा इसमें। इसके बाद हम अगला प्रश्न नंबर 5वां कर लेते हैं। तो प्रश्न 5 में जो है खाली बॉक्स में बड़ा, छोटा या बराबर लगाए, तो हमें चिन्ह लगाना है बड़े का, छोटे का या बराबर का। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा है 54 और यहाँ लिखा है 13×4। तो 13×4 मतलब 13 का गुणा 4 में कर दो। तो 13 का पहाड़ा 4 बार बोल देते हैं, 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 39 और 13 चौक 52 होते हैं, मतलब यहाँ 52 है इसका अर्थ। ये 54 है और ये 52 है, तो बड़ा कौन सा हो गया? 54 बड़ा है, तो निशान इस तरह से आएगा। ये जो खुला मुंह है इस तरह का, यह इधर आएगा। इसके बाद यहाँ दे रखा 21 और ये है 8×3, तो 8 या 24 होते हैं, मतलब 8 में 3 का गुणा करो तो 24 आए। 24 बड़े हैं, 21 छोटे हैं, तो चिन्ह इस प्रकार से आएगा। ये जो खुला वाला मुंह है ये बड़े की तरफ रहेगा। इसके बाद यहाँ है 3×4 मतलब 4 या 12 और 6×2 मतलब 6 दूना 12। अब ये भी 12 और ये भी 12, तो यहाँ निशान आएगा बराबर का। इसके बाद है यहाँ 32 दे रखो और यहाँ दे रखे 15×2, 15×2 मतलब 15 दूना 30। अब ये 32 है और ये 30 है, तो चिन्ह इस प्रकार से आएगा। जो ये खुला मुंह इधर आएगा, मतलब बड़े का निशान 32 की तरफ रहेगा। तो ये हमने चारों में निशान लगा दिए हैं, छोटा, बड़ा और बराबर वाला। तो इस प्रकार यहाँ पर देख लिया है। 54 बड़ा है 52 से, 21 जो है छोटा है 24 से, 12 बराबर है 12 के और 32 बड़ा है 30 से। इसके बाद हम अगला करेंगे प्रश्न नंबर 6। दी गई आकृति के छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। तो छायांकित जो भाग है उसको भिन्न के रूप में लिखना है। तो छायांकित भाग यहाँ पे जो दे रखा है, तो छायांकित भाग के लिए सबसे पहले हम सभी भाग गिन लेते। तो यहाँ से गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कुल भाग कितने हैं? कुल भाग है 12। ठीक है, कुल भाग 12 है और इसमें से छायांकित भाग कितना है? तो देखो, कुल भाग तो 12 होगा और इसमें छायांकित भाग गिन लेंगे हम। तो छायांकित भाग के 1 2 और 3, तो कुल 12 थे और 12 में से 3 भाग जो है छायांकित है, मतलब यहाँ बनेगा 3/12। अब ये आपस में कट भी सकते हैं, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12 हो जाता, तो बराबर 1/4 हम लिखेंगे। ठीक है, क्या आंसर आएगा? 1/4। तो इस प्रकार से हमने इसको कर दिया हल। इसके बाद करेंगे प्रश्न नंबर 7वां। अशोक ने एक दुकान से 124 रुपए का सामान खरीदा और दुकानदार को 200 रुपए का नोट दिया। दुकानदार अशोक को कितने रुपए लौटाएगा? तो देखो, उसने सामान तो 124 रुपए का खरीदा और 200 रुपए का नोट दिया, तो दुकानदार जो है वो 200 रुपए में से 124 कम करके हम दे देगा वापस, मतलब 200 में से 124 घटा देगा। तो ये घटा देंगे तो यहाँ पे ये उधार ले लेगा, ये 0 इधर से उधार लेगा, यहाँ नहीं है तो ये उससे उधार लेगा, तो ये 2 इसको उधार देगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 इसको उधार दे देगा तो यहाँ 9 हो गया और ये 0 से 10 हो जाएगा। 10 में से 4 घटाए तो बचे 6। अब यहाँ बचा 9, 9 में से 2 घटाए तो बचा 7 और यहाँ बचा 1, 1 में से 1 घटाए तो 0, मतलब 76 रुपये वापस देगा दुकानदार। ठीक है, यहाँ पे कितने देगा वो? 76 रुपये। तो यहाँ पर वो 76 रुपये वापस देगा। हमने कर लिया है, कैसे इसको हल करा है, 76 रुपये। इसके बाद हम अगला करेंगे प्रश्न नंबर 8वां। शीतल ने माधव से 54,000 उधार लिए और शीतल ने माधव को बिना कोई ब्याज चुकाए 3,000 रुपये प्रतिमाह करके वापस लौटाए, तो कितने माह में कर्ज चुकता हो जाएगा? ठीक है, कितने माह में चुकता हो जाएगा? तो हम यहाँ पर 54,000 भागित 3,000 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो ये 0 से 0 कट जाएगी, ये भी 0 से 0 कट जाएगी और ये भी 0 से 0 कट जाएगी। अब भाग लगा देंगे 54 में 3 का, तो 3 एकम 3, यहाँ पर 3 एकम 3, 4 5 2 बचे, ऊपर से उतार लेंगे 4, तो 24 हो जाएंगे और 3 8 24, मतलब यहाँ पर आए हैं 18। तो उसको 18 माह लगेंगे जो रुपए चुकाने में। ठीक है, 18 माह। इसके बाद हम अगला करेंगे प्रश्न नंबर 9वां। प्रश्न नंबर 9वां है 4 पैकेट पेन का मूल्य 480 रुपये है। ठीक है, 4 पैकेट का मूल्य कितना? 480 रुपये।
जबकि प्रत्येक पैकेट में 10 पेन है, तो एक पेन का मूल्य क्या होगा। अब यहाँ देखो एक पैकेट में 10 पेन है, तो 4 पैकेट में कितनी होगी, 4 पैकेट में होंगे 40 पेन। तो 40 पेन मतलब 4 पैकेट का मूल्य है 480 रुपये। तो एक पेन का मूल्य कितना होगा, 480 बट्टा 40। काट देंगे यहाँ पे, 0 से 0 कट जाएंगे। अब 4 का भाग 48 में लगाएंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8 मतलब 12 रुपये। तो एक पेन का मूल्य है 12 रुपये। इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां है, खाली बॉक्स में सही उत्तर लिखे। 8 धन 15 ऋण 23 धन 18 ऋण 12। तो इसको हल करना है, तो हम इसको हल करने के लिए हम जो धन धन वाली संख्या है उनको जोड़ लेंगे और ऋण ऋण वाली संख्या को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे जैसे 8 है, 8 15 और 18 को जोड़ लेंगे। तो 8 15 और 18 जो है 8 और 8 16 और 5 21 की 1 हासिल का 2, 2 और 1 3 और 1 4 41 हो रहे हैं। अब ऋण ऋण वाली संख्या को जोड़ेंगे तो ऋण के 23 है और ऋण के 12 है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। 3 और 2 5, 2 और 1 3 और ये ऋण के ही रहेंगे, है ना। तो 41 ऋण 35 आया अब हमारे पास, ठीक है। हमको क्या मिल गया, 41 ऋण 35। तो 41 में से 35 घटा देंगे तो 35 36 37 38 39 40 41 6 बचेंगे। 41 ऋण 35 में उत्तर आएगा 6 और इसका हल होगा 6, ठीक है। 6 होगा क्योंकि ये ऋण का है और ये धन का है, तो ये दोनों आपस में घट जाएगी। चिन्ह बड़ी संख्या का आता है तो बड़ी संख्या 41 है, तो चिन्ह धन का आएगा तो ये धन के 6 हैं, तो यहाँ उत्तर आएगा 6। तो यहाँ उत्तर आएगा 6, ठीक है। अब हम अगला प्रश्न नंबर 11वां कर लेते हैं। प्रश्न 11 है, एक अधिक कोण की माप होती, तो अधिक कोण की माप कितनी होती है। तो अधिक कोण की माप होती 180 डिग्री से कम किंतु 90 डिग्री से अधिक। ये इसका उत्तर सही है। 90 डिग्री से अधिक का जो कोण होता है और 180 से कम का होता है वह अधिक कोण कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 12 करेंगे। एक विद्यालय में वार्षिकोत्सव के अवसर पर 564 विद्यार्थी उपस्थित थे। यदि उस दिन शिक्षकों द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 2-2 लड्डू वितरित किए की तो बताइए कि शिक्षकों ने विद्यार्थियों को कुल कितने लड्डू वितरित किए। तो कितने करे होंगे, देखो 564 विद्यार्थी थे और हर विद्यार्थी को 2 लड्डू दिया, तो 564 में 2 का गुणा कर देंगे। तो 2 का गुणा करेंगे 4 में तो 2 चौक 8, 2 का करेंगे 6, 2 छंग 12 की 2, असिल का 1, 2 पंजा 10 और 1 11, तो 1128 लड्डू दिए। 1128 लड्डू दिए, तो यह उत्तर आएगा प्रश्न नंबर 12 का। इसके बाद हम करेंगे प्रश्न नंबर 13। दी गई आकृति में 4/7 भाग को छायांकित कीजिए। तो 4/7 भाग हमें छायांकित करना, लेकिन यहाँ जो कुल भाग दे रखे हो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 भाग दे रखे हैं और यहाँ तो कुल भाग 7 ही बता रखे हैं, तो हम इसको 14 कर लेते हैं पहले। तो इसको करने का आसान तरीका 4/7 में 2 का गुणा ऊपर और 2 का गुणा नीचे कर देंगे, तो 4 दूना 8 हो गया है और 7 दूना 14, ठीक है। तो 4 8/14 हो गया है, तो कुल भाग 14, तो कुल भाग 14 हमारे पास यहाँ और इसमें से 8 भाग जो है वो छायांकित कर देंगे। तो छायांकित कर दो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इतने भाग छायांकित हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4/7। इसके बाद अगला करेंगे हम प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न है, खाली बॉक्स में सही उत्तर लिखे। 0.54 गुणा 0.45, तो इसका गुणा करना तो हम यही कर देते हैं। 0.54 में गुणा करना है 0.45 का, तो 5 का गुणा करेंगे सबसे पहले, तो 5 चौक 20 की 0, असिल का 2, 5 का पाड़ा 5 बार बोला तो 25 आया, 26 27 होंगे यहाँ। इसके बाद यहाँ पर एक क्रॉस लगेगा या 0 लगा सकते हैं हम। इसके बाद 4 का गुणा करेंगे तो 4 का पाड़ा 4 बार बोला, 4 चौक 16 की 6, असिल का 1, 4 और 5 20 और 1 21। अब इनको जोड़ देंगे तो 0 6 और 6 12 और 13 की 3, असिल का 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 2। अब यहाँ पर दशमलव कितने अंक के बाद है, तो 1 2 3 4 अंक के बाद है, तो 1 2 3 4 के बाद यहाँ दशमलव आएगा, दशमलव के पहले 0 लगा देंगे, तो 0.2430 यह उत्तर आएगा इसका। 0.2430 यह उत्तर है प्रश्न नंबर 14 का।
इसके बाद हम अगला प्रश्न नंबर 15 करेंगे। प्रश्न है खाली बॉक्स में सही उत्तर लिखे। तो 17/68 यहाँ दे रखा है, तो इसको हल करके लिख देंगे। तो 17 के पहाड़े में 68 आता है, 17 एकम 17, 17 चौक 68 होते हैं। तो यहाँ जो खाली बॉक्स में आएगा 1/4, ठीक है, 1/4 आंसर होगा इसका। इसके बाद हम करेंगे प्रश्न नंबर 16, अंकों 3, 4, 1, 2 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या होगी जिसमें सबसे छोटी संख्या आगे आएगी। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या बनाना हो, 4 अंक दे रखे, तो उसमें हमें सबसे पहले आगे छोटी संख्या को रखना चाहिए। तो इसमें 1 छोटा है, ठीक है, तो 1, उसके बाद 2 छोटा, फिर 3 छोटा, 4 छोटा। तो ये वाली जो संख्या है सबसे छोटी संख्या है, इसके अलावा जो बाकी की हो इससे बड़ी है। तो आंसर ए वाला होगा, 16 का ए राइट है। इसका प्रश्न नंबर 17, 21 और 42 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है? 21 और 42 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है? तो इसको निकालना आसान है। 42 में से 21 को घटा दो, क्योंकि 21 और 42 के बीच की सारी संख्याएं पूर्ण संख्या ही है। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2 बचा। तो इसका आंसर होगा 21, सी वाला आंसर राइट होगा। प्रश्न नंबर 18 है, संख्या 7 के प्रथम 4 गुणज लिखिए। तो 7 के प्रथम 4 गुणज मतलब 7 में 1 का गुणा करेंगे, 7 में 2 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे और 4 का गुणा करेंगे। तो हमें 4 गुणज मिल जाएंगे। तो 7 का पहाड़ा ही हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 का 2 में गुणा करा तो 14, 7 का 3 में गुणा करा तो 21, 7 का 4 में करा तो 28। तो ये 7 के प्रथम 4 गुणज मिल गए हमें। इसके बाद करेंगे प्रश्न नंबर 19, एक चतुर्भुज बनाकर उसको विकर्ण से विभाजित कर किसी एक भाग को छायांकित कीजिए। तो बहुत आसान है, कोई सा भी चतुर्भुज आप बना सकते हो। जिस चतुर्भुज वो होता है जिसकी 4 भुजाएं होती है। तो ये हमने एक चतुर्भुज बना दिया है और इसको विकर्ण से विभाजित कर देते हैं। 2 विकर्ण होते हैं चतुर्भुज में। अब विकर्ण से विभाजित करके किसी एक भाग को छायांकित करना था, मतलब उसको गहरा कर दो। तो हम इस एक भाग को यहाँ छायांकित कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर इस भाग को हम छायांकित कर देंगे। तो एक भाग हमारा छायांकित हो जाएगा और यही इस प्रश्न का उत्तर है, जो कि बहुत ही आसान है। तो ये हमने एक भाग छायांकित कर दिया है। इसके बाद हम करेंगे अगला प्रश्न नंबर 20, घड़ी की मिनट वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह 12 से प्रारंभ करके 3 समकोण घूम जाए? तो देखो यहाँ पर यदि ये घड़ी है और इसकी सुई है मिनट वाली, 3 समकोण घूमेगी। 12 से शुरू करेगी तो यहाँ 12 है, यहाँ 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है। तो एक समकोण घूमेगी, समकोण मतलब 90 डिग्री पे जब एक बार घूमेगी तो यहाँ आ जाएगी, फिर दूसरी बार घूमेगी तो यहाँ आ जाएगी और तीसरी बार घूमेगी तो यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ मतलब 9 पे आ जाएगी। तो इसका उत्तर होगा 9 पर, सी वाला आंसर इसका राइट होगा, ठीक है, इसका सी वाला आंसर राइट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 21, संख्या रेखा पर 2 और ऋण 1 को दर्शाइए। तो संख्या रेखा आपको यहाँ बनानी पड़ेगी। तो संख्या रेखा ऐसी होती है जिसमें बीच में यहाँ 0 होता है, इधर धन वाली संख्या है 1, 2, 3, 4 और आगे अनंत तक चलती रहती है। इधर ऋण वाली संख्या होती है ऋण 1, ऋण 2 और आगे भी ऋण 3 आगे भी बढ़ती रहती, मतलब अनंत तक संख्याएं रहती है। अब हमें संख्या रेखा पर 2 ऋण 1 को दर्शाना, तो 2 ये यहाँ पर हम दर्शा देंगे, 2 है, और ऋण 1 ये यहाँ पर है तो ऋण 1 को हम यहाँ दर्शा देंगे। तो इस प्रकार 2 और ऋण 1 को हमने यहाँ दर्शा दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न करेंगे, प्रश्न नंबर 22वां, संख्या 2/3 के तुल्य एक भिन्न लिखिए। तो इसके तुल्य भिन्न लिखना बहुत आसान है। जैसे 2/3 के तुल्य भिन्न के लिए हम कोई भी एक संख्या का गुणा, किसी भी एक संख्या को लेंगे और उसी संख्या का गुणा ऊपर और उस संख्या नीचे कर देंगे, तो इसके तुल्य भिन्न हमें मिल जाएगी। जैसे 2/3 के लिए हमने 2 का गुणा ऊपर और 2 का गुणा नीचे कर दिया है, अंश और हर दोनों में। 2 का 2 में गुणा हुआ तो 2 दूना 4 बटा 3 का 2 में करा तो 3 दूना 6। तो अभी 4/6 जो हमें प्राप्त हुई है ये इसकी तुल्य भिन्न है। तो हम यहाँ लिख देंगे 4/6, ये इसका आंसर है। इसके बाद हम करेंगे प्रश्न नंबर 23वां, निम्नलिखित संख्याओं को छोटी से बड़ी के क्रम में लिखिए। ठीक है, छोटी से बड़ी के क्रम में लिखना मतलब पहले छोटी लिखेंगे फिर बड़ी। तो इन संख्याओं में सबसे छोटी है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। ये छोटी से बड़ी के क्रम में हमने लिख दिया है।
इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 24वां है, संख्या 7/8 और 4/7 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसको हल कर लेते हैं हम। संख्या जो है 7/8 और 4/7 का गुणनफल करना है, तो गुणा का निशान लगा दिया हमने। लेकिन यहाँ पे देखो 7 एकम 7 और 7 एकम 7 मतलब 7 से 7 कट जाएंगे क्योंकि ऊपर नीचे हैं। अब यहाँ पर 4 एकम 4, 4 दूना 8 मतलब 4 से 8 भी कट जाएंगे। और अब हमें यहाँ जो प्राप्त हुई संख्या, ऊपर बचा 1 बटा, यहाँ बचा 2 में 1 का गुणा करा तो 2 आया। तो 1/2 हमें मिला है, तो इसका गुणनफल होगा 1/2। यही इसका आंसर है, 1/2 आंसर है इसका। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 25वां है, संख्या 500 का 2/5वां भाग ज्ञात कीजिए। तो हमें संख्या 500 का 2/5वां भाग ज्ञात करना है। इसके बटे कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। अब हम 500 में 500 को 5 से काट सकते हैं आसानी से। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 0 तो यहाँ 100 हो गए हैं। 100 का 2 में गुणा करा तो 100 दूना 200, और यहाँ पर 1 है और ये 1 है, तो 1 गुणा 1 मतलब 1 आएगा और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा 200। संख्या 500 का 2/5वां भाग है 200। इसके बाद प्रश्न नंबर 26वां हल करेंगे हम। तो प्रश्न है, संख्या 78.6 को 6 से भाग दीजिए। तो इसको भाग लगा देंगे। 78.6 को 6 से भाग लगाएंगे। 6 एकम 6, यहाँ बच्चा 1, ऊपर से उतारा 8, 6 तिया 18, ये घटा देंगे तो 0 0 कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे 6 उतारना पड़ेगा क्योंकि एक संख्या बची है, लेकिन यहाँ दशमलव है तो ये दशमलव यहाँ चला जाएगा। अब उतार लेंगे 6, 6 का पहाड़ा एक बार बोला, 6 कम 6, और यहाँ पर बचा 0। तो उत्तर आया है 13.1। ठीक है, 13.1 उत्तर आएगा इसका। जब हम भाग लगाएंगे तो इसका उत्तर है यह। इसके बाद अगला करेंगे प्रश्न नंबर 27वां, 30 और 45 के लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो हम ये ज्ञात कर लेते हैं। 30 और 45 का लघुत्तम समापवर्त हमें यही निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास और कहीं जगह नहीं है। 2 का भाग लगाएंगे सबसे पहले दोनों में। तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ठीक है, 2 का भाग 30 में लगाया तो 15 आया, और 2 का भाग 45 में नहीं लगेगा तो 45 पूरा ऐसे ही लिख देंगे हम। इसके बाद 3 का भाग लगाएंगे क्योंकि 2 का भाग अब नहीं जाएगा इन दोनों में। 3 का पहाड़ा 5 बार बोला, 3 पंजे 15, और 45 में 3 का भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 आएंगे। अब वापस से 3 का भाग चला जाएगा, 5 ऐसे ही लिख देंगे, और 3 पंजे 15। अब 5 आए तो 5 एकम 5। तो अब इनके जो हमको जो गुणज प्राप्त हुए हैं वो है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, अब इनका गुणा कर देंगे आपस में। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90। तो यहाँ उत्तर आएगा 90। ठीक है, यहाँ उत्तर आ गया 90। और किस प्रकार से आए हमने देख लिया है, इसमें उत्तर आएगा 90। ठीक है, तो यहाँ पे 30 और 45 का लघुत्तम समापवर्त आ गया है 90, हमने निकाल लिया था। इसके बाद 28वां प्रश्न है, संख्या 5738 में 3 और 7 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3 का स्थानीय मान। तो 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 3 के पीछे कितनी संख्या? एक ही संख्या है, तो इसका एक ही 0 लगेगी, मतलब 30 जो है 3 का स्थानीय मान होगा। और उसके बाद 7 का स्थानीय मान लिखेंगे, 7 का स्थानीय मान। तो यहाँ ऊपर देख लो, इस संख्या में 7 के पीछे कितनी संख्याएं हैं? तो 7 जो है यहाँ पर है, और उसके पीछे 2 संख्याएं, मतलब इसके पीछे 2 0 लगा देंगे तो इसका स्थानीय मान मिल जाएगा। तो 7 का स्थानीय मान है 700 और 3 का स्थानीय मान है 30। इसके बाद हम अगला प्रश्न करेंगे, प्रश्न नंबर 29। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 26 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो बराबर 2, लंबाई कितनी है 26, धन चौड़ाई कितनी है 14। तो यहाँ पर 2 और 26 और 14 जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 40। 40 में 2 का गुणा कर देंगे तो 4 दूना 8 मतलब 80।
तो इसका परिमाप आ गया है, परिमाप जो आयत का आया है वो है 80 और यही इसका उत्तर है। तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा 80। प्रश्न नंबर 30वां करेंगे। तो प्रश्न है संख्या x को संख्या 4 से गुणा करके उसमें संख्या 2 को घटाने के लिए बीजीय व्यंजक लिखिए। तो बीजीय व्यंजक लिखना है। अब यहाँ संख्या x को 4 से गुणा करना, तो x में 4 का गुणा करेंगे तो 4x मिल जाएगा और उसमें संख्या 2 घटाना है तो ये 2 घटा दी और यही उसका उत्तर है, क्योंकि यही हमें बीजीय व्यंजक मिल गया है 4x ऋण 2। अब यहाँ पर जो है हमारा जो ब्रिज कोर्स का जो बेसलाइन टेस्ट है यह हमने हल कर लिया है। कक्षा 9वीं गणित विषय का ब्रिज कोर्स का बेसलाइन टेस्ट हमने हल कर लिया है और इसी प्रकार का टेस्ट आपके एग्जाम में आएगा। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं ब्रिज कोर्स की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।